So welcome guys, welcome to my channel. In this video we will be talking about our new chapter, that is periodicity. This is the most easiest chapter of inorganic chemistry. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बस आपको एक वीडियो देखना है जो कि मेरा वीडियो है। इसको देखने के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में जंप कर सकते हो और ज़्यादा टाइम प्लीज़ इस चैप्टर पे मत लगाना, क्योंकि ये चैप्टर इतना ईजी है। क्योंकि इस चैप्टर पे अगर आप ज़्यादा टाइम लगा देते हो तो बाकी चैप्टर्स को आप टाइम नहीं दे पाओगे। एक तो आपका दिमाग भी बहुत कम कंसंट्रेट कर पाता है पढ़ाई पे, और ऊपर से अगर आप बाकी टाइम अगर बस इसी ईजीएस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए लगा दोगे तो आप बिल्कुल गलत जगह पे इन्वेस्ट करोगे। तो प्लीज़ हमेशा अपना दिमाग बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट करना जब भी आपको पढ़ने का मन करे। तो वही होता है एक स्मार्ट स्टडी अकॉर्डिंग टू मी। चलो अब बात कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है ऑफबो, पॉली और हंट्स रूल। याद रखना, ऑफबो प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल और हंट्स प्रिंसिपल बोलना क्या क्या चाहता है। ऑफबो प्रिंसिपल बोलना चाहता है कि जो आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दौरान, तब याद रखना हमेशा फिलिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में होती है, फिर हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट होती रहती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल कितना एनर्जी कैरी करता है, वो आपको n+l रूल से पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो किस में होगा, वो पहले 1s में होगा। देखो n+l मतलब n मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो n मतलब ये 1 जो आपको दिख रहा है ना, ये n की वैल्यू है, और ये जो s दिख रहा है ना, ये l की वैल्यू है। और l जो होता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, वो 0 से शुरू होता है। और अगर l 0 है तो वो कौन सा सबशेल है, s सबशेल है। तो अभी हमको s बताया गया, तो s मतलब 0, और ये 0 क्या है, l की वैल्यू। तो 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 0 + 2 2 होता है। यहाँ पे क्या है, l। अब s अगर यहाँ 0 है तो 1 क्या होगा, p, 2 क्या होगा, d, 3 क्या होगा, f, ऐसे। तो 2 + 2 सॉरी p क्या है, 1 है, तो 1 + 2 3, ये क्या है 3 + 0 3। अब याद रखना एक और बात कि अगर आपके पास 3 3 दिया हुआ है, n+l की वैल्यू अगर आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तब हमेशा याद रखना n वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे। जिसका n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, दैट्स वाई इट कंटेन्स मैक्सिमम एनर्जी। याद रहेगा, ठीक है। यही बोलता है हमारा पॉलीज रूल, ऑफबो प्रिंसिपल यही बोलता है कि n+l रूल के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको किस तरह से अरेंज करना है। वो ये बोलना चाहता है कि लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स को पहले फिल करो और फिर हायर एनर्जी की तरफ बढ़ो। फिर पॉलीज क्या बोलता है, अब पॉलीज क्या बोलता है, याद रखना हमारे पास 4 क्वांटम नंबर रहते हैं। ये देखो 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर में से पहला रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा रहता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, चौथा रहता है मैग्नेटिक और चौथा होता है स्पिन। पॉली ये बोलना चाहता है कि देखो जो आप चारों क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की एड्रेस लिखते हो, है ना, मतलब ये चारों क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट का, है ना, यही बताता है। तो यही चारों क्वांटम नंबर हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट होने चाहिए। ये क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। क्यों, देखो अगर आप कभी कभार ना आपको कुछ एलिमेंट में ना मैग्नेटिक स्पिन तक भी सेम देखने को मिलता है, तो फिर जाके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपको सेम देखने को मिलता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर में आप उसको डिफरेंट कर दो तो आपको उसका क्वांटम नंबर डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर उसका स्पिन चेंज कर दोगे ना तो भी आपको उसका क्वांटम नंबर चेंज देखने को मिलेगा। तो वही बताया गया कि क्वांटम नंबर किसी एलिमेंट का सेम होना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो m तक सेम आया तो s में जाके वो उसको बदल देने की कोशिश करो, या फिर वो आपको दिखेगा भी कि वो हमेशा अलग ही रहता है, कभी भी उसका क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। और अगर वो हो जाता है तो वो पॉलीज रूल के खिलाफ है। आगे बात कर लेते हैं हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या बोलता है कि सबशेल की पेयरिंग जो होती है वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस सबशेल को सिंगली फिल्ड नहीं कर लेते। मतलब हर एक उस सबशेल के डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली ऑक्यूपाई होने चाहिए और तब जाके वो पेयरिंग शुरू हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे सारे रूल्स खत्म होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग sp2, sp, sp3 कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का किस तरह से उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता लगाया जा सकता है। मतलब कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो sp, sp2, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन के जो कैरेक्टर्स है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता कैसे लगा सकते हो आप, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखो याद रखना उसका ऑर्डर,
आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वाई एक्सिस में लिखना है और एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस में लिखना है। फिर क्या करना है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कितनी होती है, कम होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप नीचे रखो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अब sp3, sp2 और sp में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑफ कोर्स मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है परसेंट एस कैरेक्टर पे। अब परसेंट एस कैरेक्टर जिसकी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। और आपको पता है कि sp ऑर्बिटल की जो एस कैरेक्टर है उसमें परसेंट एस कैरेक्टर sp में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और फिर क्या होता है, वो sp2 और sp3 में आते आते उसका परसेंट एस कैरेक्टर घटता रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किस में, sp3 में, और सबसे ज़्यादा किस में, sp में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने, कार्बन ऑफ sp3 हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर देन sp2। और अब sp लिखने से पहले याद रखना n का जो sp3 होता है नाइट्रोजन का, वो कार्बन के sp से कम होता है। ठीक वैसे ही जब आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में कंपेयर करोगे आगे चल के यही दिखेगा कि ऑक्सीजन का जो sp3 होता है वो नाइट्रोजन के sp3 से कम होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? अच्छा, ये तरीका है उसके ऑर्डर को फाइंड आउट करने का। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, इसका कंक्लूजन निकाला है बेसिकली। अब देखो किस तरह से आपको ये कन्फिग्रेशन है, आपको ये कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ना आपको क्वेश्चन में ना f ऑर्बिटल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर ये बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सिस्ट। फिर आप कैसे लिखोगे? तो उसके लिए आपको आना चाहिए ना चीज़ें। तो देखो याद रखो, आपको क्या करना है, सारे के सारे s को एक लाइन में अलाइन कर दो, फिर सारे के सारे p को कर दो, फिर d को, फिर f को। कैसे करना है याद रखो, पहले s, ठीक है, फिर p, फिर d, एक मिनट, पहले s, फिर p, फिर d, फिर f, फिर g, फिर h, ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ते जाना। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ f तक इसलिए किया क्योंकि यहाँ तक f तक भी करोगे ना तो भी आप इजीली इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल पाओगे। पर कभी कभार ना आपको क्वेश्चन में से आ जाता है कि क्या 6g इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पार्ट है, क्या 2f एग्जिस्ट कर सकता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको क्या करना है, 1 से लेके जहाँ तक भी आपको बताया गया है उन सब का पहले SSSS लिख दो और फिर SPPP, फिर DDDD, FFFF। कैसे करोगे वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। पहले क्या करना, पहले S लिखना, ठीक है ना, सेकेंड रो में SP लिखना, थर्ड रो में एक और बढ़ा दो, फोर्थ रो में एक और बढ़ा दो, फिफ्थ रो में एक और बढ़ा दो, सिक्स रो में एक और बढ़ा दो, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते आगे चलना। यहाँ पे FF तक ही लिखा है हमने, आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते थे पर हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए हमने इतने में ही पूरा का पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निपटा दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली हम लोग, एक मिनट, ये थोड़ा सा कैमरा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। हमने बेसिकली एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है, हमको क्या करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो एक मिनट, आपको बेसिकली क्या करना है, पहले तो S लिखना है, ठीक है ना, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ठीक है ना, फिर 7 का, फिर 8 का, ऐसे S लिखना है। फिर आप क्या करोगे, उसके साइड वाले में एक इंक्रीज कर दो P, यहाँ पे क्या करो एक इंक्रीज कर दो D, यहाँ पे क्या कर दो एक इंक्रीज कर दो F, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पे G, यहाँ पे H, यहाँ पे I, ऐसे करके इंक्रीज कर दो। फिर इसका कन्फिग्रेशन कैसे निकालोगे, देखो ऐसे, इसका स्ट्रक्चर याद रखो, ऐसे करके लाइन ऊपर लेके जाओगे, फिर नीचे लाओगे, फिर ऊपर लेके जाओगे, फिर नीचे, ये एक, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे 2, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे 3, मतलब इसको काटते हुए जाना है, फिर बीच में से ऊपर ले गए, फिर काट दिया, फिर बीच में से ऊपर ले गए, फिर ऊपर से एक ऐसा खींच के लाइन दिया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5P भी इफेक्ट होगा, यहाँ पे 5D होगा, यहाँ पे 5F भी इफेक्ट 5 होगा, ठीक है ना। फिर 6S और 7S के बीच में से आप एक लाइन लेके गए और फिर 4F से यहाँ से काटना, मतलब आपको ऊपर से काट के नीचे लाना है और मिडल से, और इन दोनों के मिडल से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है चीज़ को। ठीक, समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाहती हूँ मैं? ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है और ऊपर से ऐसे काटना है, फिर काटना है, फिर काटना है, और फिर आपको रास्ते में जो भी चीज़ें ऐसे सीक्वेंस में चलते चलते दिखे, जैसे यहाँ पे 2P आ रहा है, फिर 3S आ रहा है,
फिर ऊपर से ऐसे घूम के आए, फिर 3p आ रहा है, फिर 4s ऐसे, फिर ऊपर से घूम के आए 3d आ रहा है, फिर 4p आ रहा है, फिर 5s आ रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा अरेंजमेंट करना है। इसके साथ साथ हमने सीख लिया कि किस तरह से हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लगाना है। समझ में आया? अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, इफेक्टिव Z इफेक्टिव कैसे निकाल सकते हैं आप किसी भी एलिमेंट का। याद रखना, अगर कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P सबशेल में प्रेजेंट हो, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई एक एलिमेंट है, उसका आपको Z इफेक्टिव निकालना है। Z इफेक्टिव निकालने का एक ही तरीका है, आपको उसका स्लैटर्स रूल पता होना चाहिए। एक स्लैटर कांस्टेंट होता है, अगर आपको स्लैटर कांस्टेंट निकालना आ गया तो आप उसको बस उसके एटॉमिक नंबर से बस माइनस कर दो, तब आपको उसका Z इफेक्टिव देखने को मिल जाएगा। कभी कभार स्लैटर कांस्टेंट भी पूछ लिया जाता है, तो कभी कभार Z इफेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन sp के सबशेल में प्रेजेंट हो तो किस तरह से आप उसका Z इफेक्टिव निकाल सकते हो, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमारे पास है मान लो सोडियम, ठीक है, सोडियम मतलब s ऑर्बिटल का एक पार्ट है, मतलब वो s ब्लॉक में होता है ना सोडियम। चलो सोडियम को पकड़ लिया आपने। अब सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो s में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये स्लैटर का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मेरे पास एक एग्जाम्पल मैंने सोडियम का लिया है, तो मैं एक नोटबुक अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी कि सोडियम का एग्जाम्पल किस तरह से अप्लाई करना है। ये आपने सोडियम ले लिया जो कि 11 होता है, जिसको अभी आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखा है, 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth शेल। मतलब कि आपको क्या करना है, 0.35 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने यहाँ पे 0.35, एक मिनट, हाँ, ये मैंने लिख दिया 0.35, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, यहाँ पे ये nth शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके साथ। अब याद रखना, हमेशा यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको -1 कर दो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा के फिर यहाँ पे वो वैल्यू लिखना। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। दैट्स वाई आई हैव रिटन हेयर 0। बट अगर यहाँ पे कोई mg होता जो कि 12 है, तो यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे क्या होता फिर वैल्यू, यहाँ पे आपको 2 - 1 लिखना होता। ऐसे ही अगर यहाँ पे वैल्यू, अगर p की वैल्यू अगर आपको यहाँ से पूछ लिया जाता कि p से बताओ आप, ठीक है ना, तब आप क्या करते, तब यह जो 6 है ना, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 5 होता तब, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? पर तब ना ये 6 को कंसीडर नहीं करते, तब आप उस पूरे nth शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, 6 + 2 8 है ना, इस पूरे 6 + 2 8 है ना, तो ये 8 - 1 7, तो 7 को यहाँ पे लिखते हैं आप, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ तक करने के लिए बोले, क्वेश्चन में ये भी बताया जाएगा कि कहाँ तक करना है आपको, s तक करना है तो पूरे s को लो, ठीक है ना। और फिर जहाँ तक भी आपको करना है, उसका जो nth पार्ट है ना, nth पार्ट, उसके जितने भी सामने nth पार्ट दिख रहे हैं ना, उन सबके nth पार्ट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको कैलकुलेट करो दोस्त। उन सबको कैलकुलेट करने के बाद उसमें से एक माइनस कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.35 के साथ। बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके टिप्स में आ जाएगा। एक बार में आप में से किसी को नहीं आएगा, पहले ही बता देती हूँ। फिर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.85 के साथ। अच्छा, 0.85 माइनस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 0.85 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल। मतलब कि अभी जो आपने 3s देखा ना, 3s, अब 3 जो है वो nth शेल है, अब n-1 मतलब 2s2p। अगर आपको क्वेश्चन में कभी यहाँ तक भी दे दिया जाए तो इसका n-1 क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें 1s है, यहाँ पे 2s है, ये क्या है, nth है, और ये है n-1, तो इसका n-1 क्या है, ये है 2s2p। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसको तो एज इट इज लिखना है, इसमें कोई माइनस वाइनस का सीन नहीं है। फिर प्लस करना है आपको 1 का किसके साथ, ये देखो, फिर आपको क्या करना है, ऐड करना है 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब यहाँ पे आपके रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो इसी 2 इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, स्लैटर का फॉर्मूला मिल जाएगा, और इसी स्लैटर के फॉर्मूले को आपको क्या करना है, Z इफेक्टिव निकालने के लिए Z को इस स्लैटर के साथ माइनस करना है, मतलब 11 माइनस ये जो आपको स्लैटर में जो भी आंसर मिलेगा वो करना है। समझ में आया? इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है।
तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो देखो अब हम बात करेंगे रिलेशन साइज का, जेड इफेक्टिव का, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, इन सब का रिलेशन। याद रखना जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव, अगर जितना ज़्यादा आप 3D to 4D जाओगे, 4D to 5D जाओगे, आपको शायद मैंने, अगर आपने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पहले पढ़ लिया ना मुझसे, तो आपने शायद ये जेड इफेक्टिव को अच्छे से पढ़ लिया होगा। पर तो अभी के लिए ये समझ लो कि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना कम साइज, ठीक है ना, क्योंकि हम नीचे की तरफ जाते हैं और जेड इफेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा तब बढ़ता है। और साइज जो होता है ना दोस्त, वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको भी पता है जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, उतना ज़्यादा क्या होता है, साइज ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम क्या होता है, हमारा साइज। अच्छा, जेड इफेक्टिव जो होता है ना, वो इन्वर्स होता है शील्डिंग के भी। आपको भी पता है जितना कम शील्डिंग होगा उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। वैसे ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पर आपको ये भी पता है कि जो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड था ना, वो पूरा अपोजिट था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। वो चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है, और आयनिक एंथैल्पी की भी, आयनाइजेशन एनर्जी के भी, वो चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसका मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसका परसेंटेज भी कम ही होगा। ये चीज़ तो आपको पता ही है। और अब मेरे पास एक एग्जांपल है, मतलब इस एग्जांपल को एक बार देख लो, क्योंकि ये एग्जांपल इससे तो रिलेट नहीं खाता, पर मैं बोलना ये चाहती हूँ कि एग्जांपल थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल है, क्योंकि ये हमको ये बताता है कि ना H- जो हाइड्राइड आयन है ना दोस्त, ये हाइड्राइड आयन की जो साइज़ होती है ना, बहुत बड़ी होती है। वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके पीछे का जो रीज़न है ना, ये चीज़ मैं अभी यहाँ पे बताने जाऊँगी तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। इतना भी बड़ा रीज़न है नहीं, कुछ खास रीज़न है नहीं, पर इसके लिए मतलब थोड़ा सा अलग चैप्टर चाहिए जिस चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब यहाँ पे इतना एक रिक्वायरमेंट है नहीं, तो बस इतना समझ लो कि आयोडीन, फिर हाइड्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। आपको पता है फ्लोरीन का वैसे भी साइज़ छोटा होता है, उस पर अगर नेगेटिव चार्ज भी डाल दो तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे ही उससे ज़्यादा बड़ा होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में हाइड्रोजन होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्मूलेज की, ठीक है ना। क्या क्या फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, याद रखो। एनर्जी का फॉर्मूला, ये इतना आपको आता होगा, ये मुझे पता है, आई एम श्योर दैट, कि -13.6 n² तो आपको आता ही होगा। और अगर z²/n², हम सॉरी, अच्छा, ये जो आप एनर्जी आपको जो आता था ना दोस्त, ये ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है, याद रखना ये बात। हाँ, कभी कभार ना कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कभी कभार जूल में आंसर देने के लिए बोलेंगे और आप बस ये उठा के लिख के आ जाओगे। नहीं, आपको पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट है ये एनर्जी, ठीक है ना। अब जो जूल के टर्म्स में ना, वो क्या है, -2.18 × 10⁻18 z²/n² जूल। समझ में आया। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.529 n²/z। अब z²/n कर दो, उसका उल्टा, पर z को स्क्वायर कर दो और उसका उल्टा कर दो तो एनर्जी का मिल जाएगा आपको, और मल्टीप्लाई कर दो उसको एंगस्ट्रॉम से, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम भूलना मत, बहुत बच्चे एंगस्ट्रॉम भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर ना बोला जाता है इन एंगस्ट्रॉम, फाइंड इट इन एंगस्ट्रॉम, तो आप क्या कर लेते हो, फिर आप बस एंगस्ट्रॉम में सॉल्व करते हो, तो आपको बस इतना ही आइडिया रहता है। इस चीज़ को बहुत लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मत भूलो इस चीज़ को। आगे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स की, कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, याद रखो। उसको याद रखने का फॉर्मूला n2 - n1, मतलब अगर कोई मतलब क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, तब कितने एक ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रल लाइन कितने क्रिएट हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला है ये n2 - n1, मतलब कहाँ तक गया है अपॉन कहाँ से शुरू हुआ है, मल्टीप्लाई बाय n2 - n1 + 1/2, ये एक फॉर्मूला है। समझ में आया। अच्छा, ये n2 और n1 क्या है, लेवल्स है, एनर्जी के लेवल्स है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स एक शेल में प्रेजेंट होते हैं। मान लो कि आपको एक शेल दिया गया है जिसकी की n की वैल्यू है 2। अब आपको बताया गया है कि आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है, जिससे कि आपको ऑर्बिटल मिल जाएगा 4। समझ में आया। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ शेल इज n²। अच्छा, कितना सब शेल में प्रेजेंट होता है, अच्छा सब शेल में होता है 2l+1। समझ में आया आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में प्रेजेंट हो सकता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स में ना हमेशा मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, और यहाँ पे भी सब शेल में भी आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2l+1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा, 4l+2। और अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करोगे n² के साथ 2 को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको आंसर, 2n²। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं हम लोग सारे के सारे एक्सेप्शंस एटॉमिक रेडियस के, फिर हम बात करेंगे सारे के सारे एक्सेप्शंस आयनिक रेडियस के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, यहाँ पे तो ग्रुप 12 के बारे में स्टार्ट किया गया, तो हम तो शुरुआत करेंगे ग्रुप 1 से ही, ठीक है ना। एज द सीक्वेंस फॉलोज द ट्रेंड। एटॉमिक रेडियस ग्रुप 1,
के बारे में बात करते हैं, सेम ही है, आपको भी पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ये चीज़ आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। पर यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, आपको ये चीज़ जान लेनी है कि ठीक है डाउन द ग्रुप बढ़ता है एटॉमिक रेडियस, पर जो क्या होता है ह ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता है ना, लास्ट में घोटाला हो जाता है, लास्ट में चीज़ें इधर से उधर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगता है, शील्डिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सीजियम जो होता है जिसको कि यहाँ पे आना चाहिए, वो क्या होता है यहाँ पे आता है, मतलब वो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस कैरी करता है। आगे बात कर लेते हैं ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 में भी सेम वैसा ही होता है, बट यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाता है, घोटाला हो जाता है। ग्रुप 3 के बारे में बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है ना, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 के बारे में, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 की एक अलग सी ही ब्लॉक की सीरीज़ है, ठीक है ना। तो इसको याद करने का एक तरीका बता देती हूँ। अगर आप में से बहुत बच्चों को, मैंने वीडियो में जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी मॉडर्न होके, तो एक बात बता रही थी मैंने, तब मैंने ना इस तरह से आपको याद करवाया था, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक बार आपने वो वीडियो देख लिया तो अच्छी बात है, एक बार होना भी चाहिए इस तरह से भी याद लोगों को। पर मैं तो बोलती हूँ कि आपको ये वाला भी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो उतना ज़रूरी नहीं है जो मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक के थ्रू अगर आपने लिख रखा है तो अच्छी बात है, पर अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको मतलब ये ट्रिक तो आना ही आना चाहिए, नहीं तो आप एक केमिस्ट्री स्टूडेंट हो ही नहीं, सच बोलूँ तो, ठीक है ना। आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता तो आपको क्या ही आता है। तो मैं क्या बोल रही थी, स्कूटी VCR मैंगनीज फीको नीको जिंक, क्या बोला मैंने, इसको लिख लो अपने नोटबुक में, अगर आपको नहीं आता तो इसको अगर 3-4 बार पढ़ लोगे ना, बस यही सोर्स, इसी को सोर्स मान लो कि बस इतना ही रटना है मुझे, क्योंकि अलग अलग सोर्स में अलग अलग तरीका है रटाने का, मेरे सोर्स में ये है। तो क्या है, स्कूटी VCR मैंगनीज फीको नीको जिंक, क्या बोला, स्कूटी VCR मैंगनीज फीको नीको जिंक, ऐसे याद रहेगा आपको। अच्छा 4D वाले का क्या है, ये 3D का है, हाँ ये 4D का बता रही हूँ मैं, याद रखना 4D का होता है, ये ज़रा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही पर आगे सदमा, क्या बोला, ये ज़रा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही पर आगे सदमा। अच्छा 5D का क्या है, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के पास और हो जा पागल, समझ में आए, इस तरह से आप लिख लो, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। याद रखना नीचे वाले जो होते हैं उनकी रेडियस जो होती है एटॉमिक रेडियस वो ऊपर वाले से ज़्यादा होती है, मतलब 4D और 5D का एटॉमिक रेडियस, 4D और 5D सीरीज़ के एटॉमिक के रेडियस 3D सीरीज़ के एटॉमिक रेडियस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब एक और बात आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि ये वाला तो पार्ट चलो ठीक है, पहला जो पार्ट है ना थर्ड ग्रुप का तो चलो ठीक है, ये वाला ही ट्रेंड फॉलो करता है जो कि अब तक मैं पढ़ा के आ रही थी आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। पर पता है दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है इन पे 3 to 12 पे। यहाँ पे क्या होता है ना दोस्त, यहाँ पे ना इन दोनों का जो रेडियस होता है ना, इन दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम रहता है। क्यों रहता है, इसका एक ही रीज़न है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अभी आपको रीज़न समझाने का मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस ऊपर से इसका एक वर्ड बता रही हूँ क्या रीज़न है छोटा सा, बाकी आप खुद समझ लो, आप समझदार हो और इसके बहुत सारे वीडियोस तो आपने बचपन से आज तक देख ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इन दोनों का जो रेडियस वो बिल्कुल सेम रहता है और ऊपर वाले का रेडियस छोटा रहता है, समझ में आया। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 14 की। देखो ग्रुप 14 में क्या है, आपको क्या याद रखना है, याद रखना है इसका क्या ट्रिक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब तो यही पढ़ के आए हो, आपको क्या करना है, इसको याद क्या रखना है, बैंगन गाजर आलू इन थैला, बस इतना याद रख लो। आपको पता है लास्ट वाले जो होंगे वो सेम होंगे और आपको पता है पीछे से आगे क्या होता है, रेडियस बढ़ता है, ये चीज़ आपको पता है। हमने आपको ये देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 का किस तरह से लिखना है, ठीक है ना। याद रखना ग्रुप 1 का किस तरह से होता है कि पहले हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री हुआ करती थी, वही हमको पुराना वाला ऑर्डर हमको यहाँ पे वापस रखना है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। पर ग्रुप 2 में आपको क्या करना है, पहले तो आप उसको अरेंज कर लो एज पर आर ओल्ड थियोरी, दैट इज बेटा मंगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इसमें हमको क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट डालना है, मतलब इसमें आपको इसका एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन से सबसे ज़्यादा क्या है आयनाइजेशन एनर्जी कैरी करता है। मैं तो बोलती हूँ ये जो ट्रेंड है ना दोस्त, मैंने जो कुछ भी लिखा है इस चीज़ को प्लीज़ मत याद करो, मैं तो वापस बता रही हूँ आपको, प्लीज़ करके बोल रही हूँ इसको याद मत करो, क्योंकि इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से एक डेडिकेटेड वीडियो में समझा रखा है कि किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। ये बहुत गलत तरीका है पता है याद करने का, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि आपको ग्रुप 2 का आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट निकालने के लिए बोले, कभी नहीं आएगा ऐसा। आपको ना एक्सेप्शंस में से कोई एक उठ के आ जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि अब बताओ भाई, बस ये बात याद रखना
देखो यहाँ पे ना आपको क्या किया गया, यहाँ पे मैंने लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है यहाँ पे लिख दिया है। पर याद रखो, देखो यहाँ पे लिथियम का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, फिर यहाँ पे किसका दिख रहा है, नियॉन का दिख रहा है। नियॉन क्या है, क्या बोलते हैं, नोबल गैस है, तो नोबल गैस का बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ों को ना अभी याद मत करो, क्योंकि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों को ना आपको क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना सच में पड़ता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको जब भी ये mg दिया जाएगा और फिर आपको बोला जाएगा कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी 2 निकालो, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है, फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में जाना है, आउटर मोस्ट शेल में देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। जब आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना, तो बाकी फिर आपको देखना है कि अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है या कम है। अब वो कैसे पता चलेगा, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद अगर आप एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हो, तो इसका मतलब पता है क्या है, तो इसका तो क्या होगा, उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा ना बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जल्दी पहुंच रहे हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी बंदा स्टेबिलिटी की तरफ जल्दी पहुंचना चाहेगा या धीरे धीरे पहुंचना चाहेगा? अगर कोई बंदा, अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मेरे को अगर किसी ने बोला मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी नहीं बनाऊंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि ये, हाँ भाई मेरे को ये चीज़ मिल रहा है भाई, मेरे तो भाई लाइफ सेटल हो जाएगा ये वीडियो बना के, तो मैं क्यों नहीं करूँगी वो चीज़, है ना। ऑफकोर्स करूँगी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो रहे हो, तो मतलब आपको आपको कम आयनाइजेशन एनर्जी लग रहा है। पर अगर आप ऑलरेडी स्टेबल हो और आपको अगर अभी बोला गया, अब मान लो कि मेरे को बोला गया कि तुम ये करोड़ों की नौकरी छोड़ के ना ये लाखों की नौकरी करो, तो मेरे लिए मुश्किल होगा ना वो चीज़ करने में। तो मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब तब ज़्यादा होगी, कि तब मुझे ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आप आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 के बारे में। उससे पहले आप ग्रुप 3 to 12 के बारे में पढ़ लो। ठीक है, इसके लिए तो आपको ज़रूर ये तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, इनके लिए आप ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि 1 2 का मुझे कुछ सेंस लगता नहीं है। हाँ, ग्रुप 3 to 12 का क्या है, स्कूटी, वीसीआर जो भी आप सब लिख लो। फिर आपको ये वर्ड यूज़ करना है, तिव करनी। क्या बोला मैंने? तिव करनी। ये याद कर लो, तिव मतलब TIV। इन सब में तो वही सेम है ऑर्डर, वो सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में यूज़ हो रहा था, फॉलो हो रहा था। पर यहाँ पे याद रखना, तिव करनी मतलब TIV कर नी, निकल। इन सब में क्या होगा, उल्टा होगा चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में। तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनमें आपको ये दिखेगा, आपने एक मूवी देखी थी ना धमाल मूवी में आपने एक W देखा था ना, जिस W के अंदर पूरा सोना रखा हुआ था, तो वही जो सोना है वो चीज़ आपको ग्रुप 13 में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि आपको जो ऑर्डर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑर्डर क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें पुट करनी है सीक्वेंस वाइज, जो कि आप ग्रुप 13 में पढ़ते हो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर आपको सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, बैंगन दिख रहा है, तो B को सबसे ऊपर। फिर आपको क्या दिख रहा है, थैला दिख रहा है, TH। फिर आपको क्या दिख रहा है, गाजर दिख रहा है, फिर आलू दिख रहा है, फिर इन दिख रहा है। तो इस तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हो। अब ग्रुप 14 में आपको क्या करना है, उल्टा टिक मारना है। उल्टा टिक मार के आपको जो भी ऑर्डर दिख रहा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, PB, SN जो भी है, इन सबको इस तरह से आपने कर दिया अरेंज। समझ में आया? अब आपको याद रखना है ग्रुप 15, 16, 17 का क्या है, इन सबको अलग से याद रखो। यहाँ पे हमेशा याद रखना क्या होता है कि यहाँ पे आपने पढ़ा है ग्रुप 15 में क्या होता है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार, जो भी आपका खुद का भी ट्रेंड हो सकता है, कुछ नहीं है। पर याद रखो जो थर्ड ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, थर्ड ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स, थर्ड ब्लॉक नहीं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकंड वाले के। तो इसलिए हमको हमेशा याद रखना, थर्ड वाले को सबसे पहले प्रायोरिटी, और सेकंड वाले को क्या पे प्रायोरिटी दी जाएगी, वो आपको 15, 16, 17 में अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी। देखो कैसे देखने को मिलता है। देखो आपको याद रखना है कि जो ये N है ना दोस्त, N का याद रखना, नाइट्रोजन वाला और ऑक्सीजन वाला। ठीक है ना, नाइट्रोजन वाला और ऑक्सीजन। फिर 15 और 16 ग्रुप में क्या होता है, वो जो सेकंड पीरियड वाला जो होता है ना, वो सबसे लास्ट में चला जाता है। वेयर 17 ग्रुप में जो है वो सेकंड पीरियड वाला जस्ट उसके बाद वाले में आ जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना, बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये हो गई हमारी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल्स का टाइप। याद रखना, ये जो पॉली होता है ना, वो बॉन्ड एनर्जी निकालने के काम आता है। ठीक है ना, और मूलिकन जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी और
इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हो इसको, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालने में काम आता है। और एल्फ्रेड रोशो स्केल जो होता है वो आपको किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, वो आपको कोवेलेंट रेडियस निकालने में हेल्प करता है और जेड इफेक्टिव निकालने में भी हेल्प करता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको मैं बता दूं कि आपको याद क्या रखना है, डेल्टा एक्स जो होता है वो, देखो आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही है, कैसे भी करके हो 10 बार लिखो, आपको याद करना ही है इसको, क्योंकि कभी भी आ सकता है। देखो इन किलो जूल पर मोल में अगर आए तो 0.208 के साथ मल्टीप्लाई करना, और अगर इन किलो जूल पर अगर देखो एक कैलोरी पर मोल आए तो ज़्यादा वैल्यू, जूल पर मोल आए तो कम वैल्यू, जो कि है 0.102। अब इसको फिर क्या करना है, अंडर रूट में डाल के एनर्जी का आपको क्या लिखना है, एनर्जी ऑफ ए बी माइनस ऑफ अंडर रूट एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ बी बी। यहाँ पे भी एनर्जी ऑफ ए बी माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ बी बी। समझ में है? इस तरह से आपको इसका बॉन्डिंग एनर्जी निकालना है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। आपको किस में क्या निकालना है वो बता दिया मैंने। मूलिकन में बहुत ईजी है, दोनों का वो निकालो, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। एल्फ्रेड रोशो का याद रखना, यहाँ पे ना इन पार्ट्स पर मिलियन में और इन एंगस्ट्रॉम में, याद रखना पार्ट्स पर मिलियन, इस यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन नहीं है, मैंने गलती से यहाँ पे पीपीएम लिखा है, यहाँ पे पिकोमीटर लिखना, ठीक है ना। पिकोमीटर में क्या होता है, तब आपको 03590 वर्ड यूज करना है, और अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो 0.395, क्या बोला मैंने, आई एम सॉरी 395 नहीं 359, ठीक है ना। ये कैसे याद रहेगा 0.359 और 0.3590। देखो आपने इससे पहले जस्ट आपने मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, हाँ, इससे पहले जस्ट आपने पढ़ा था कि आपको 0.35 है ना, इसका इस्तेमाल करके आपने क्या निकाला था, अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव निकालते वक्त आपने ये वाला फॉर्मूला याद करते। तो इसको क्या करो, आप इसके साथ रिलेट कर दो, क्या होगा इससे आपको ये चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। रिलेट वाली चीज़ें याद रहती है। और जब पिकोमीटर में पूछे तो आप 0 लगा दो, और अगर एंगस्ट्रॉम में पूछे तो आप 0.35 जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पे लगा दो। समझ में आया आपको? अच्छा, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, जेड इफेक्टिव के साथ, और फिर उसको डिवाइड किसके साथ करना है, कोवेलेंट रेडियस के स्क्वायर के साथ। फिर उसको उसमें ऐड करना है 0.744। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये 0.744 कैसे याद रहेगा वापस बता रही हूँ। ये देखो आपने जब ये ट्रिक पढ़ा था ना 0.85 का, इसको माइनस कर दो एक एक। देखो 8 - 1 क्या कर दो, 8 - 1 क्या हो जाएगा 7, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। इस तरह से आपको 0.74 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये लंबे समय तक याद कर सकते हो। देखो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया जिससे आप इसको लंबे समय तक याद रखोगे, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये हम लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अब हमको बस यही पढ़ना है कि ये कुछ नहीं है, ये आपको मैं बता दूंगी ऐसे ही, पर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर किस तरह से निकालते हैं। अब बस बिल्कुल हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अब प्लीज़ बीच में वीडियो बंद करके मत चले जाना, ठीक है ना। आपको मैं सारे सीरीज़ के नाम बता देती हूँ, N1 से लेके N6 तक, याद रखना। N1 होता है लाइमन के लिए, N2 होता है बाल्मर के लिए, N3 होता है पास्चन के लिए, N4 होता है ब्रैकेट के लिए, N5 होता है पीफन के लिए, N6 होता है हम्प्रे के लिए, ठीक है ना। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्प्रे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, हम्प्रे, ऐसे याद रहेगा आपको। लाइमन में कौन सा रेडिएशन यूज़ होता है, यूवी। और बार्मर के लिए विजिबल, कभी कभार आपको ऐसे विजिबल भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तब आप याद रखना हमेशा एन की वैल्यू 2 लेना। और बाकी सब के लिए जो होगा वो क्या होगा, इंफ्रारेड होगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब लास्ट में एक और बात बता देती हूँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है N1 से लेके N2, तब लाइमन में N2 की वैल्यू क्या होगी 1, और N1 की वैल्यू क्या होगी 1, और N2 मतलब कहाँ से कहाँ तक जंप किया, ठीक है ना। ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ऐसे अगर आपको ये बताया गया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना, तब याद रखना आपको क्या याद रखना है। देखो लाइमन जहाँ पे बताया गया, ऐसे मैंने जो अभी बताया ना N1 रखना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। जो आपको लाइमन जहाँ पे भी बताया गया कि अगर वो लाइमन पे गिरता है तब वो आप N1 को लाइमन मान सकते हो, पर अगर लाइमन से कहीं पे जाता है, लाइमन पे गिरता है तब उसको N2 मानना है। और अगर लाइमन से कहीं पे जाता है वो रे, तो आपको क्या बोलना है, अगर ट्रांजिशन जो होता है वो लाइमन से कहीं और जा रहा है तब N1 की वैल्यू 2 लिखना है आपको, ठीक है ना। 2 नहीं मतलब 1 लिखना है, लाइमन मतलब 1, बार अगर पूछा तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो याद रखना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लार्जेस्ट एनर्जी। आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा एनर्जी गैप। अगर ज़्यादा एनर्जी गैप देखोगे तो ज़्यादा कम एनर्जी, सबसे लोएस्ट लेवल की एनर्जी और सबसे हाईएस्ट लेवल की एनर्जी को N1 और N2 का वो दे दो, नंबर दे दो। तो सबसे लोएस्ट वाली का एनर्जी कौन सी होती है,
जब n की वैल्यू 1 रहती है, और सबसे हाईएस्ट जब n इन्फिनिटी में रहता है, ठीक है ना, उन सबको। और जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोले तो तब सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप, जैसे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब लास्ट चिट है ये हमारे पूरे चैप्टर का, क्या है वो, किस तरह से आप किसी भी ग्रुप का, अगर आपके पास 3s ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, और तब आपको फाइंड आउट करना हो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक नंबर, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, आज थोड़ा सा ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है क्योंकि मेरे पास और कोई स्पेस नहीं है आपको पढ़ाने का। देखो, सबसे पहले आप ब्लॉक किस तरह से निकाल सकते हो, पहले ही बता देती हूँ। जब भी आपको कोई ब्लॉक, देखो ये सब फालतू है, ये सब मत पढ़ो, मेरी बात सुनो पहले, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी तरह से लिख लेना इस चीज़ को। मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपसे ब्लॉक पूछा जाए ना, तो सबसे पहले ना क्या करो, आप ये कैलकुलेट करो कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। n+l वाला रूल लगाओ, और n+l रूल में से देखो कि सबसे ज़्यादा n+l रूल किस में है, और उसी n+l रूल में जो भी आपको सबशेल दिख जाएगा, वही सबशेल क्या होगा, उसका ब्लॉक नंबर होगा। समझ में आया। अब उसका पीरियड नंबर कैसे निकालोगे, अब पीरियड नंबर वो होगा कि आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अरेंज करते हो ना चीज़ों को, तब याद रखना जो सबसे हाइएस्ट नंबर ऑफ n अगर किसी उस ग्रुप में, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आपको दिख जाए, तो वो क्या होगा, उसका पीरियड। जैसे कि 3d ऑर्बिटल है, जैसे कि 3d डी ब्लॉक ऑर्बिटल में 3d10 मान लो, जिंक का पकड़ लो, चलो जिंक का अगर पकड़ लेते हो तो वो 3d10 होता है, ठीक है ना, होता तो वो 3d10 है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो डी ब्लॉक का है, अब भी आपको मैंने बताया। आपको क्या करना है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में n+l का रूल लगाना है, और फिर उस n+l रूल में आपको देखना है कि n+l रूल किस में ज़्यादा वैलिड होता है। देखो, आपको फाइंड आउट होगा, आपको ये मिलेगा कि 3d जो होता है ना, उसका n+l रूल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 4s से। भले ही 4s में n की वैल्यू ज़्यादा हो, पर 3d का जो n+l रूल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और n+l रूल जिसमें ज़्यादा है, जैसे कि 3d, उसमें जो सबशेल लगा हुआ है जो कि d है, उस d से आपको ये पता चल जाएगा कि Zn जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पीरियड कैसे निकालोगे, याद रखना, अब 4s और 3d होता है, ठीक है ना, 3d10 और 4s 2 होता है। आपको पता है इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 4 एक ऐसा नंबर है जिसकी n की वैल्यू सबसे ज्यादा है। आपको क्या करना है, उसी को अपना पीरियड मान के चलना है। तो मतलब वो कौन से पीरियड में आता है, वो 4th पीरियड में आता है जिंक। समझ में आया। अब आपको ग्रुप कैसे निकालना है वो समझ लो, बहुत सिंपल है। तो याद रखना, अगर किसी ns की वैल्यू 1, अगर लास्ट में अगर कोई ब्लॉक है, पहले तो आपको ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ब्लॉक फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। जब आप ब्लॉक फाइंड आउट कर लोगे, जैसे कि 3d10 आपने फाइंड आउट कर लिया, अब उसी में आपको देखना है कि उस ब्लॉक में, है ना, उस नंबर को पकड़ो, उस ऑर्बिटल को पकड़ो, उसमें आपको दिखेगा कि वो s का है, वो p का है, वो d का है, या किसका है ना। तो अगर s ब्लॉक हुआ तो याद रखना, s ब्लॉक में किस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है ग्रुप। अगर s की वैल्यू 1 है, मतलब ns1 है या ns2 है, तो उसका ग्रुप वही होगा जो उसके s के ऊपर लिखा हुआ है। तो उसके s के पावर में जो भी लिखा हुआ है वो उसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। p ब्लॉक में आपको क्या करना है, अगर p की वैल्यू x है तो याद रखना कि p ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको 12 करना है, 12 + x, मतलब p के ऊपर जो पावर होगा उसको 12 के साथ ऐड करना है, तो वो आपको p ब्लॉक का ग्रुप दे देगा, ठीक है ना। अब आपको अगर d ब्लॉक का निकालना हो तो याद रखना कि आपको क्या करना है, जो ns होगा ना, जैसे 4s है और फिर क्या है n-1d, मतलब कि 4 - 1 मतलब 3d, तो 3d के ऊपर जो y लगा हुआ है ना दोस्त, उस y को आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। आपको क्या करना है, जो भी x है ना, मतलब कि जैसे कि अब ये क्या d ब्लॉक है, d ब्लॉक में आपको क्या करना पड़ता है, 2 के साथ ऐड कर देना है जो भी आपके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। मतलब आपको क्या करना है, x और y को दोनों को ऐड करना है। मान लो कि अगर d की वैल्यू 5 है तो 5 + 2 क्या करना है, 7। तो मतलब ये y की वैल्यू अगर 5 है तो 5 + 2 7, मतलब वो 7th ग्रुप का है। समझ में आ रहा है। ये 2 क्या है, ये 2 वो है जो कि s ब्लॉक को पहले लेके आता है। मतलब पहले तो s के डब्बे होते हैं ना, पहले s के 2 डब्बे ब्लॉक्स होते हैं और उसके बाद d के ब्लॉक शुरू होते हैं। तो d का जो ब्लॉक जहाँ पे खत्म हो रहा है वो तो चलो मैंने d का यहाँ पे लिख दिया, और s का जो 2 है आगे, उन दोनों को क्या कर दिया आपने, ऐड कर लिया। और अब इसके साथ साथ हो जाता है हमारा ये चैप्टर खत्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।